प्रिय बच्चों, मैं अखिलेश शर्मा, साइंस टीचर, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, अहमदाबाद, सीतापुर। बच्चों, इससे पहले फर्स्ट लेसन में आपने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी बातें आपने सीखी। आज मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी पुस्तक के सेकंड लेसन की ओर चल रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। क्या नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण। ये वो चैप्टर है जिसमें से कुछ न कुछ पूछा अवश्य जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। जब रासायनिक पदार्थों की संख्या अत्यधिक हो गई तो उन्हें कैसे पढ़ा जाए, उनका अध्ययन कैसे किया जाए, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन किया गया। उन सभी तत्वों के रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया: अम्ल, क्षार या क्षारक एवं लवण। उनमें से आज मैं केवल एक भाग पर, अम्ल पर, एसिड्स पर चर्चा करूंगा। इसके विषय में जानकारी दूंगा आपको। एसिड्स है क्या? बच्चों, आपने नींबू खाया होगा, संतरा खाया होगा, इसका टेस्ट चेक किया होगा, आपको खट्टा लगा होगा। आपने सिरके का टेस्ट लिया होगा, वो भी खट्टा लगा होगा। आपने दही खाया होगा तो भी आपने देखा होगा कैसा खट्टा लगा। तो ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे सब अम्ल के अंतर्गत आते हैं। क्यों ये खट्टे लगे? नींबू के अंदर क्या होता है, इमली के अंदर क्या होता है, दही के अंदर क्या होता है, सिरके के अंदर क्या होता है? क्यों इनका स्वाद खट्टा हुआ? क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसिड्स पाए जाते हैं। नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, संतरा, नींबू, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका आप खाते हैं, इसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। दही आपने खाया, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो आपने देखा, आप अपने जीवन में देख रहे हैं, इन सब पदार्थों को जिनको आप यूज कर रहे हैं, जिनका स्वाद खट्टा है, वो सब किस श्रेणी में रखे गए? अम्ल की श्रेणी में रखे गए। वास्तव में इसी आधार पर अम्लों को हम 2 भागों में बांट रखे हैं। एक कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरे मिनरल्स, खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या है? जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से पाए जाते हैं, जिनको हम खाते हैं, जिनका हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे सभी अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। दूसरे खनिज अम्ल, ये क्या है? जिन्हें हम खनिजों से या लैब में बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये सारे ऐसे अम्ल हैं जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए इनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए हम अब चलते हैं अम्ल की तरफ। प्रारंभ काल से ही इसका स्वाद खट्टा था, तो प्रारंभिक जो इसकी परिभाषा थी वो यही थी कि वह सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इनका एक और गुण होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये तो प्रारंभिक परिभाषा थी, 11वीं शताब्दी तक ऐसे ही चलता रहा। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज जारी रखी। 1884 में आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक आयनन थ्योरी दी, आयनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अम्ल की परिभाषा की। क्या की? कि वह सभी पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं या जलीय विलयन में घुल जाते हैं, ये परिभाषा उन्हीं पर लागू होती है। मेरी बात एक समझिए, ये बहुत मेन पॉइंट है यहां पर समझना कि ये परिभाषा केवल उन्हीं
पदार्थों पर लागू होती है उनकी प्रकृति ही अम्लीय पहचानी जा सकती है जो जल में घुलनशील हैं। अघुलनशील पदार्थों के लिए परिभाषा लागू नहीं होती है। क्या बताया आर्हीनियस ने? तो हम इसको कह सकते हैं आर्हीनियस के अनुसार, ये वैज्ञानिक का नाम है आर्हीनियस। आर्हीनियस ने आयनन सिद्धांत दिया। आर्हीनियस के अनुसार क्या होते हैं अम्ल? क्या भी हमने बताया, वह सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वह सभी पदार्थ अम्ल की श्रेणी में आते हैं या अम्ल कहलाते हैं। इसके अनुसार आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार या आर्हीनियस वैज्ञानिक के अनुसार। जैसे आप देखें, आपने HCl देखा होगा, ये अम्ल है। अगर इसको हम जल में घोल दें, एक्वस होता है, ये जलीय के लिए डाला जाता है, तो ये H+ और AQ और Cl- Q ये विभाजित हो जाता है। जलीय लिख सकते हैं आप इसको, या HNO3 ले लें, AQS, तो ये किसमें विभाजित हो जाएगा? H+ और प्लस नाइट्रेट आयन हो जाएगा, NO3- AQ। एसिटिक एसिड ले लें, CH3COOH AQ, तो बन जाएगा H+ और प्लस H निकल गया, CH3COO-। इस तरीके से इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देखें कि ये जब जलीय विलयन में घोले जाते हैं या जलीय विलयन का बनाया जाता है तो सब में H+ आयन प्राप्त होते हैं। इसलिए ये पहली परिभाषा हो गई। किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। मैंने पहले बताया ये परिभाषा केवल उन्हीं पर लागू होती है जो जल में घुलनशील पदार्थ हैं। अगर वो जल में घुलने वाले नहीं हैं तो फिर हम उनकी प्रकृति नहीं पहचान सकते, उनको नहीं जान सकते वो किस प्रकृति के हैं। तो वैज्ञानिकों के सामने और समस्या आई कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे पदार्थ जो अघुलनशील हैं उनकी प्रकृति कैसे पहचानी जाए। इसके लिए 1923 में J.N. ब्रांस्टेड और T.M. लॉरी नामक वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी, एक कॉन्सेप्ट दिया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे प्रोटॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने बताया वह सभी पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। क्या बताया? जिनके अंदर प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है वे सब अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो जलीय हो। वो परिभाषा जो पहले आपने पढ़ी थी वो केवल उन्हीं पर लागू होती थी जो जल में घुलनशील पदार्थ थे। इसलिए इस आधार पर अगर इसकी एक परिभाषा हम और कर सकते हैं कि वह सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3O+ आयन देते हैं, वो भी एसिड्स के अंतर्गत आते हैं, अम्ल के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम HCl ले लें, इसको जल के साथ क्रिया करा दें तो ये बना देगा H3O+ और प्लस Cl आयन। ये देखिए, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो एक ये भी परिभाषा इसी के अनुसार कह सकते हैं।
वैसे दूसरी परिभाषा में इसकी क्या कर सकते हैं कि अगर हम HCl ले लें जो ब्रास्टन और लॉरी के अनुसार है, इसको NH3 से क्रिया कराएं तो देखिए बन जाता है NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस। यहां पर देखिए HCl का H प्रोटॉन का तात्पर्य होता है H प्लस से। ये देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना प्रोटॉन अर्थात H आयन अमोनिया को दे रहा है, यहां अमोनियम आयन बन जा रहा है, अर्थात यह त्याग रहा है हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है। तो जो पदार्थ जो तत्व क्या करते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं, वे अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर ये अम्ल कहलाएगा चूंकि यह हाइड्रोजन अमोनिया को दे रहा है। तो इस तरीके से हम आधुनिक परिभाषा, प्रारंभिक परिभाषा, फिर आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा, फिर ब्रास्टन लॉरी अथवा प्रोटॉनिक सिद्धांत अथवा आधुनिक सिद्धांत पर के आधार पर हम अम्ल की परिभाषा कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, हम इनके लक्षण देखते हैं। दो प्रकार के गुण हैं, कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक। तो पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। अम्लों के भौतिक गुण। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। क्या है अम्लों के भौतिक गुण? देखिए अभी आपने प्रारंभ में पढ़ा कि सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पहली क्या हुई, पहला गुण इसका क्या हुआ कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए क्योंकि जो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, वह हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हमेशा सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए। तो पहला इनका लक्षण हो गया कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा गुण इनका क्या है, अम्लों को अगर जल में घोल दिया जाए तो ये जल में घुल जाते हैं, अर्थात सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 3, अम्लों के अंदर संक्षारण का गुण पाया जाता है, अर्थात अगर हम इन्हें त्वचा पर, कागज पर, कपड़े पर, किसी पे डाल दें तो वह नष्ट हो जाता है। देखो कभी कभी बैटरी लेकर के लोग साइकिल से चलते हैं, जिस पे अगर लोहे के ऊपर तेजाब गिर जाता है, बैटरी से अम्ल गिर जाता है तो वहां पर क्षरण हो जाता है उसका। तो ये संक्षारण का गुण रखते हैं। अगला, सभी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। पांचवा गुण, अगर अम्लों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो वह संचालित हो जाती है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इस तरीके से हम इनके भौतिक गुणों के ऊपर चर्चा किए। तो अब आइए हम देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं। सबसे पहला, जल से क्रिया। जल में विलय होते हैं सभी अम्ल, जल से क्रिया। अभी आपने देखा था कि सभी अम्ल जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H2H3O प्लस और प्लस Cl, अर्थात सभी अम्ल जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3O प्लस आयन देते हैं। सेकेंड,
धातुओं से क्रिया। जो सक्रिय धातुएं होती हैं उनके साथ तन अम्ल क्रिया करते हैं और लवण, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर आप ऐसे इसे याद रखें तो आपको याद हो जाएगा धातु प्लस अम्ल। धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराई तो क्या मिल गया? संगत लवण। जैसा अम्ल होगा वैसा लवण बनेगा, संगत लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस अनिवार्य रूप से निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सोडियम ले लें। सोडियम धातु की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से तनु अम्लों के साथ क्रिया होती है। डाइल्यूट अम्ल लेते हैं, के साथ क्रिया कराते हैं तो तनु अम्ल के साथ सोडियम क्रिया करता है तो क्या करता है? संगत लवण क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। तो क्या पहला गुण हुआ? सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ, सक्रिय धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। संतुलित कर लीजिए इसको। तो यहां पर हम कितना लगा लें? 2 लगा लें। देखिए हो गया। थर्ड क्या है इसकी प्रॉपर्टी? धातु ऑक्साइडों से किया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया। से क्रिया क्या होता है? तनु अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ जब क्रिया करते हैं तो संगत लवण बनाते हैं और जल मुक्त करते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस क्या? अम्ल, तो क्या बन गया? संगत लवण प्लस जल। तो वहां क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी, यहां पर क्या निकलेगा? जल मुक्त होगा। अब कोई भी ले लें, जिंक ऑक्साइड ले लें, ZnO, किसी अम्ल से क्रिया करा दें, H2SO4 से क्रिया करा दें, तनु है तो क्या बन जाएगा? संगत लवण क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4। अब देखिए ये और ये मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो क्या सेकेंड प्रॉपर्टीज की हुई कि धातुएं, जो धातु ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, जो भी अम्ल होता है उसके संगत लवण बना देते हैं और जल मुक्त करते हैं। अगली प्रॉपर्टी, धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सभी गुणों को आप बहुत मन से पढ़िए। धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया। क्या होता है? तनु अम्ल धातु हाइड्रोक्साइडों के साथ, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ HCl अम्ल क्रिया करेगा तो संगत लवण बना देगा। क्या? NaCl और जल H2O बना देगा। तो अम्ल धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। ये गुण हो गया। अगला है धात्विक ऑक्साइडों से या धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु कार्बो
नेटों से क्रिया। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कोई भी, जैसे हम कैल्शियम ले लें और उसके साथ CO3 लगा दें तो ये धातु कार्बोनेट्स हो जाएगा। तनु अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, किसी अम्ल से क्रिया करा दो, H2SO4 से क्रिया करा दो, क्या है? अभी हमने बताया धातु कार्बोनेट जब तन अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो संगत लवण बनाते हैं। क्या बना देंगे? कैल्शियम सल्फेट बना देंगे। जल बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। तो क्या गुण है? तनु अम्ल धातु कार्बोनेटों या धात्विक कार्बोनेटों के साथ क्रिया करते हैं तो संगत लवण बनाते हैं, जल का अणु बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। देखिए संतुलित है। अब धातु बाई कार्बोनेटों के साथ क्रिया, धातु बाई कार्बोनेटों से क्रिया। क्या होगा? जब अम्ल तन अम्ल धातु बाई कार्बोनेटों के साथ क्रिया करते हैं तो भी संगत लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं। जैसे कोई भी ले लें बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, NaHCO3, ये क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट या धात्विक बाइकार्बोनेट किसी के साथ क्रिया करा दें, HCl के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? जल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। देखिए NaCl बन गया, H यहां से एक और ये H मिलकर के H2O बन गया और CO2। तो धात कार्बोनेट और धात बाइकार्बोनेट दोनों के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या करता है? संगत लवण बनाता है, जल बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देता है। इस तरीके से आपने अम्लों के रासायनिक गुण पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली क्या कि जल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। दूसरा, जब जो सक्रिय धातुएं होती हैं उनके साथ जब क्रिया करते हैं तो ये संगत लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। जब धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं तो ये संगत लवण बनाते हैं और जल मुक्त कर देते हैं। हाइड्रा ऑक्साइडों के साथ जब इनकी क्रिया कराते हैं तो ये उन्हें उदासीन कर देते हैं, संगत लवण बना देते हैं और जल का अणु बना देते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। धात्विक कार्बोनेटों के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु बना देते हैं। इसी प्रकार जब ये धातु बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करते हैं उस समय भी ये संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं। अब एक चीज और इसमें है, उसको आप देख लीजिए। इस तरीके से ये अम्ल से संबंधित बातें आपको ज्ञात हो जाएंगी। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं? ऐसे सभी अम्ल जिनका जल के अंदर पूर्ण आयनन हो जाता है, अर्थात उसके अंदर हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, वे सभी अम्ल प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा H2SO4, HCl, HNO3, ये सब ऐसे अम्ल हैं
जो जल में पूर्ण आयनित होकर के अधिक मात्रा में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा हुई, वह अम्ल जिनका जल के अंदर पूर्ण आयनन हो जाता है, अर्थात जल के अंदर हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, वे सब प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, वीक एसिड्स, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल किन्हें कहते हैं? ऐसे सभी अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, अर्थात विलेन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर H आयनों की मात्रा कम रह जाती है। उन परिस्थितियों में हम उन अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं। आपने H2CO3 पढ़ा होगा, आपने CH3COOH पढ़ा होगा, आपने H2SO3 पढ़ा होगा। कार्बोलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ये सभी ऐसे अम्ल हैं जो दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हमने आपको आज अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के भौतिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, इसके संबंध में बताया। बच्चों, इससे आगे क्षार, तो क्षार के संबंध में बताएंगे। आप थोड़ा सा घर पे उसे देखिएगा तो आपको और अधिक समझ में आएगा। उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।